आप देख रहे हैं स्टेट लाइव। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बिहार की खबरों के साथ, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें 25 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। सबसे बड़ी राहत आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को मिली है। अब सेविकाओं को 9,000 और सहायिकाओं को 4500 मासिक मानदेय मिलेगा, जो पहले क्रमशः 7,000 और 4,000 था। यह बढ़ा हुआ मानदेय 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा और इससे सरकार पर हर साल 345 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। अन्य महत्वपूर्ण फैसलों में पटना में 73 करोड़ की लागत से जीविका मुख्यालय भवन का निर्माण, ग्रामीण इलाकों में सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति और मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना की मंजूरी शामिल है। इसके अलावा 8,463 राजस्व कर्मचारियों की नियुक्ति और 3,303 नए पदों का सृजन भी किया गया है। 176 थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 280 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उद्योग विभाग द्वारा मुंगेर में 466 एकड़ जमीन पर औद्योगिक विकास के लिए 124 करोड़ मंजूर किए गए हैं। जल संसाधन, नगर विकास, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण और पंचायती राज विभाग से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है। सहरसा बिहार से अब खबर है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के पार्टी अभी से ही तैयारियों में जुट गई हैं। इसी कड़ी में सहरसा विधानसभा में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। स्थानीय स्टेडियम परिसर में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में एनडीए के कई नेता और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता एकजुट हुए। सम्मेलन में मुख्य रूप से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बिहार सरकार के मंत्री सुमित कुमार, स्थानीय बीजेपी विधायक आलोक रंजन झा, जेडीयू विधायक गुंजेश्वर शाह सहित अन्य नेता मौजूद थे। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सभा को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं उन्होंने गीत गाते हुए कहा कि 15 साल पहले नीतीश कुमार का राज था, आज भी है और कल भी रहेगा। वहीं उन्होंने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के दौरान आप लोग वोट कटवा पार्टी से सचेत रहिएगा। अब की चुनाव में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और इस बार 225 सीट से भी ज्यादा सीट आएगी। के लोग बोलते हैं कांग्रेस वाला, राजद वाला और भोटकटुआ पार्टी सब यही बोलता है कि हम आ जाएंगे तो महिला को 2,500 रुपया महीना दे देंगे। जब आओगे ही नहीं तो पैसा कहां से दोगे? नीतीश कुमार जी ने फैसला ले लिया कि प्रत्येक घर के महिला को एक साथ 10,000 रुपया अकाउंट में डाला जाएगा। लेकिन पुरुष सबके ख्याल रखते यहाँ सब थोड़ा। महिला के अकाउंट में पैसा नीतीश कुमार जी अब सीधे माए बहन जे करे रहे कि माए बहन योजना 2,500, नीतीश जी बोल रहे एक के बार 10,000। और अगली खबर भी सहरसा से ही है, जहां ओवरब्रिज बनने का सपना अब पूरा होने के कगार पर है। रेलवे और प्रशासन की ओर से सभी अवरोध दूर किए गए हैं। 15 सितंबर से पहले शिलान्यास की तैयारी भी अंतिम चरण पर है। लेकिन इसी बीच व्यापारियों के एक गुट ने पुल के नक्शे और चौड़ाई को लेकर आपत्ति दर्ज कराते हुए अनिश्चितकालीन बाजार बंद की चेतावनी दी है। बाजार बचाव संघ का कहना है कि 72 फीट चौड़ा पुल बनने की जगह 28 फीट चौड़ाई भी पर्याप्त होगी। उनका आरोप है कि नक्शा बंद कमरे में कुछ लोगों की सहमति से तैयार किया गया है, जबकि आम व्यापारियों से कोई राय नहीं ली गई है। वहीं संगठन ने कहा है कि अगर नक्शे में बदलाव नहीं हुआ तो 9 सितंबर से बाजार बंद रहेगा। और अब खबरें झारखंड से, जहां झारखंड की राजधानी रांची के लोगों को 3 नए फ्लाईओवर का तोहफा देने की दिशा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब एक और बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने काके रोड स्थित अपने आवासीय कार्यालय में कल देर शाम राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित तीनों महत्वपूर्ण फ्लाईओवर के कार्य योजना एवं उक्त के डिजाइन से संबंधित प्रेजेंटेशन पर विचार विमर्श किया है। आपको बता दें कि संबंधित परियोजना को लेकर पथ निर्माण विभाग के वरीय अधिकारियों द्वारा प्रेजेंटेशन तैयार कर मुख्यमंत्री के सामने पेश किया गया। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित हरमू से एसीबी कार्यालय तक बनने वाले फ्लाईओवर परियोजना का विस्तृत प्रेजेंटेशन देखा। इसी क्रम में हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि हरमू फ्लाईओवर का निर्माण ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दरअसल हरमू बाईपास रोड पर अक्सर लगने वाले जाम से लोगों को काफी परेशानी होती है। ऐसे में इस फ्लाईओवर के निर्माण से लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी और निश्चित रूप से उनका समय भी बचेगा। मौके पर सीएम ने अधिकारियों को ये निर्देश भी दिया कि इस फ्लाईओवर को
रातू रोड फ्लाईओवर से जोड़ा जाए। इसके अलावा सीएम आवासीय कार्यालय में हेमंत सोरेन के समक्ष पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये जानकारी दी कि प्रस्तावित हरमू से एसीबी कार्यालय तक बनने वाले फ्लाईओवर परियोजना का टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर लिया गया है। वहीं 2 अन्य प्रस्तावित परियोजनाओं में अरगौड़ा चौक से कटहल मोड़ एवं करम टोली चौक से साइंस सिटी तक बनने वाले फ्लाईओवर निर्माण से संबंधित प्रेजेंटेशन के साथ विस्तृत चर्चा की गई, जिसके तहत सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से जल्द उक्त फ्लाईओवर निर्माण हेतु एक बेहतर कार्य योजना बनाते हुए डीपीआर तैयार कर उन्हें मूर्त रूप देने की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अरगौड़ा चौक में गोल चक्कर निर्माण से कई महत्वपूर्ण सड़कें आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, जिससे लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। बोकारो से अब खबर है, जहां झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। उनका कहना है कि वे भाजपा के सदमे से इलाज कराने के लिए रिम्स में भर्ती होंगे और फुल बॉडी चेकअप कराएंगे। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा इतनी पावरफुल है कि ट्रंप भी इसके आगे घुटने टेक देते हैं। बोकारो दौरे के दौरान इरफान अंसारी ने बोकारो सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था धीरे धीरे अच्छी हो रही है, लेकिन डॉक्टर और मैन पावर की कमी है। मंत्री ने दावा किया कि वे झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इरफान अंसारी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि ग्रामीण क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भाजपा जिम्मेदार है। उन्होंने वक्फ संशोधन कानून पर भी बयान दिया कि झारखंड में इस कानून को लागू नहीं होने दिया जाएगा और भाजपा की इस कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन इस बीच इरफान अंसारी को जान से मारने की धमकी मिली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और धमकी देने वाले अपराधी का पता लगाने की कोशिश कर रही है। सृजन का कार्यक्रम हम चलाने के लिए आए हैं। एक दिन हम प्रभारी मंत्री होने के नाते यहाँ समीक्षा करेंगे और विभाग के तमाम आला पदाधिकारी को हम बुलाएंगे। समीक्षा के उपरांत जो बातें आएगी, आप जो बता रहे हैं, हम स्टडी करते हैं इस मामले में। अभी एक लिफ्ट का मामला भी हम प्रकाश में आया है। हमारे यहाँ सदर अस्पताल लिफ्ट खराब है, जब हमने पैसा दिया तो लिफ्ट चालू क्यों नहीं हुआ। सारी बातों को हम देख लेते हैं और जो गड़बड़ी होगा आप समझिए मेरा नाम इरफान अंसारी। राजधानी रांची के बिरसा चौक से डीपीएस स्कूल तक सड़क किनारे राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमण किए जाने पर वहां बसे बस्तियों के कई घरों उजड़ गए हैं, जिसके बाद वहां कल हजारीबाग की पूर्व विधायक और कांग्रेस नेत्री अंबा प्रसाद भी पहुंची, जहां उन्होंने विस्थापित परिवारों से मिलकर उनका हाल जाना। इस दौरान अंबा प्रसाद ने पत्रकारों से बातचीत कर जिला प्रशासन और रांची नगर निगम द्वारा उठाए गए इन कदमों के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य सरकार से जल्द बेघर हुए लोगों का घर बसाने की अपील भी की है। कोई सब्जी बेचते हैं, कोई यहीं के एचईसी के अधिकारी के घर में कोई सेवा दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई ऑटो चलाते हैं। मतलब अलग अलग तरह से यहाँ के लोगों को ही सेवा देने का काम कर रहे हैं। मतलब ये वोट भी दे रहे हैं, सेवा भी दे रहे हैं और बिना नोटिस का इस तरह से घर उजाड़ दिया जा रहा है। सरकार है, कोर्ट है, प्रशासन है, पुलिस है, ये व्यवस्था किसके लिए है? ये निश्चित रूप से इनके लिए प्लानिंग होना चाहिए। मान लीजिए ये बेघर है, यहाँ पे घर बना लिए, ये होल्डिंग टैक्स भी पे करते थे, यहाँ पे जो भी इनका रेंट लगता था वो भी पेमेंट करते थे, इनके पास सारा आधार कार्ड है, सब कुछ है। अभी ये कहीं पे फिर से मतलब अपना बसेरा कहीं बनाएंगे, कुछ इस तरह से फिर से अवैध निर्माण करेंगे, वहाँ से भी हटा दिया जाएगा। तो जो बेघर को मतलब किसी तरह से ये बेघर ही थे जो यहाँ पे सेटल हुए, फिर से इनको बेघर कर दिया गया, फिर से ये कहीं जाएंगे, फिर से बेघर। तो इनका तो प्लान कुछ होना चाहिए। बेघर को घर कौन देगा? और देवघर से अब खबर है, जहां पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने ईसीएल चित्रा कोलियरी में कैजुअल मजदूरों की समस्या पर नाराजगी जताई है। उन्होंने प्रबंधन को चेतावनी दी कि अगर मजदूरों का हक मारा गया तो प्रबंधन की ईंट से ईंट बजा देंगे। रणधीर सिंह ने आरोप लगाया है कि प्रबंधन तानाशाही रवैया अपना रहा है और गलत नीतियों के कारण मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। उन्होंने कोल प्रोडक्शन शुरू कराने और मजदूरों को काम देने की मांग की। पूर्व मंत्री के सख्त रुख से मजदूरों में उम्मीद जगी है, जबकि प्रबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर समाधान नहीं निकला तो ये मुद्दा और बड़ा रूप ले सकता है।
राजधानी रांची स्थित एनआईसी सभागार में आगामी पर्वों को मद्देनजर रखते हुए शहर की विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं महिलाओं को सशक्त और सुरक्षित बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। उस बैठक में रांची के उपायुक्त से जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री, डीआईजी सह एसएसपी चंदन कुमार सिंह, अपर जिला दंडाधिकारी राजेश्वर नाथ आलोक, जिला शिक्षा पदाधिकारी विनय कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज उपस्थित थे। जहां उपायुक्त ने महिलाओं को सशक्त और सुरक्षित बनाने के लिए स्कूलों, महाविद्यालयों, सरकारी कार्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थानों में व्यापक जागरूकता अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। तो वहीं इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं को आत्मरक्षा, कानूनी अधिकारों, साइबर सुरक्षा और सुरक्षित व्यवहार के प्रति जागरूक करना है। बैठक में उपस्थित रहे एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने भी सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र में नियमित पेट्रोलिंग करने और छोटी से छोटी घटनाओं पर सतर्कता बरतने का निर्देश दिया और सुनसान स्थानों पर स्ट्रीट लाइट और प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने पर जोर देते हुए अपराधों को नियंत्रण करने की बात कही है। उधर रांची में दुर्गा पूजा महोत्सव जैसे आगामी महापर्वों के दौरान शहर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध जिला प्रशासन ने आम जनता से भी सहयोग की अपील की है ताकि जिले में एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल बना जा सके। राजधानी रांची स्थित स्मृणालय में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री द्वारा जनता दरबार के आयोजन में कल सोमवार को जमीन से जुड़े कई लंबित मामले पर त्वरित कार्रवाई की गई है, जिसमें से एक ऐसा मामला है 10 साल पहले नई दिशा के तहत त्रिलोचन सिंह के आत्मसमर्पण का। दरअसल आत्मसमर्पण नीति के तहत सरकार की ओर से उसे 4 डिसिमल जमीन उपलब्ध कराई गई, लेकिन बीते कल तक त्रिलोचन सिंह का परिवार उस जमीन पर कोई कार्य नहीं करा पाया था। हालांकि जनता दरबार में कल उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने उनकी समस्या को दूर किया। इसके साथ ही उन्होंने सीओ को फोन कर निर्देश दिया कि उक्त परिवार को दूसरी जगह भूमि उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कौशल सिंह मुंडा और ठाकुर दमुनी देवी को मंगलवार को जनता दरबार में सीओ से मुलाकात करने को भी कहा। इसके अलावा डीसी ने वर्षों से लंबित सेक्शन म्यूटेशन से जुड़े मामले को लेकर राकेश कुमार चौधरी की शिकायत दूर करते हुए अंचल कार्यालय को फोन पर निर्देश दिया और कुछ मिनटों में ही म्यूटेशन हो गया। वहीं काके थाना क्षेत्र में मारपीट के बाद फ्लाईओवर दर्ज होने के बाद भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने की शिकायत लेकर एक पीड़िता जनता दरबार पहुंची, जिस पर मंजूनाथ भजंत्री ने वरीय पुलिस अधीक्षक से पत्राचार कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जनता दरबार में आने वाले फरियादियों ने राजस्व संबंधी जमीन विवाद, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, पेंशन, शिक्षा, पुल निर्माण एवं अन्य समस्याओं से संबंधित आवेदन दिए, जिस पर देर शाम तक उपायुक्त ने प्रत्येक आवेदन को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बोकारो के उपायुक्त अजय नाथ झा ने कसमार प्रखंड स्थित स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई खामियां पाई और अपनी नाराजगी जताई। उपायुक्त ने स्पष्ट किया है कि सरकारी काम में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनके निर्देश के अनुसार समूह समन्वय की कार्यप्रणाली में सुधार करने और प्रखंड सह अंचल कार्यालय में आगत, निर्गत और अन्य पंजियों का अद्यतन कार्य सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। लापरवाही के कारण नाजीर और प्रधान सहायक का वेतन अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा दवा भंडार कक्ष में एक्सपायरी दवाएं मिलने पर MOIC को फटकार लगाई गई है और सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। उपायुक्त ने जोर देकर कहा है कि सभी पदाधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियां समय पर और ईमानदारी से निभानी होंगी। चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त चंदन कुमार को जिले से हटाने की मांग को लेकर मंकी मुंडा संघ एवं ग्रामीण सड़क पर उतर नजर आए हैं। आक्रोश रैली में उपायुक्त चंदन कुमार को हटाने की नारेबाजी कर पूरे शहर भर में आक्रोश रैली हुई है। मुद्दों को लेकर के आज आक्रोश है और जिस तरीके से बार बार डीसी का बयान आ रहा है कि विकास कार्य में जो बाधा डालेंगे तो उनको जो है जेल में डाला जाएगा, उनको विधिवत रूप से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विकास कार्य का आदर्शों का विनाश करके हम उस विकास समर्थक ने यहाँ पर जो लगातार जो रिंग रोड बनाना चाह रहे हैं यहाँ, ताकि यहाँ पर 4 लेन बने और उनका जैसे बड़े पंचपतियों के जो गाड़ी आने जाने में उनको दिक्कत ना हो, तो उनका जो मंशा स्पष्ट है कि यहाँ के रैयतों के खेती और जमीन को जबरन लूटना और छीनना चाहते हैं और उसके तहत जो यहाँ के मुंडा
स्थान व्यवस्था से ये लगातार अपने बयानों से लगातार जो है छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो ये आज समझा गया कि शेर के मुंह में हाथ डालने के समान तमाम जनता सड़कों पर उतर करके, कोल्हान के वासी सड़कों पर उतर करके इस डीसी का विरोध कर रहे हैं। राजधानी रांची में बीते कल 3 अलग अलग मामलों में ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर की कार्रवाई में पुलिस बल को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिनमें से एक मामला जमीन विवाद से जुड़ा है, तो वहीं बाकी 2 अन्य मामले नशीले पदार्थ के अवैध कारोबार से जुड़े हैं। इसी क्रम में पत्रकारों को विस्तृत रिपोर्ट देते हुए ग्रामीण एसपी ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां उन्होंने कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की भी जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि रांची स्थित विधानसभा थाना क्षेत्र के एक गांव में जमीन विवाद को लेकर एक व्यक्ति की हत्या की साजिश रची गई थी। इसमें कुल 4 लोग शामिल थे, जिनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, बाकी अन्य हथियार के साथ फरार हैं। तो वहीं दूसरी घटना है रांची स्थित कठड़ मोड़ के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा गांजा के खरीद और बिक्री से जुड़ी हुई, जिसकी गिरफ्तारी रांची गुमला मार्ग में हुई। गिरफ्तार युवक के पास से 2.4 किलो गांजा बरामद हुआ है। इसके अलावा तमाड़ से 293 किलो डोडा पंजाब में बेचने के फिराक से निकले एक तस्कर की भी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस द्वारा बरामद किए गए डोडा की कीमत 9 लाख रुपए बताई जा रही है। राजधानी रांची के रातू थाना क्षेत्र के झकरकटाटांड गांव में बीते रविवार की शाम हुई अंधाधुंध फायरिंग में हुई हत्या के मामले में मुख्य साजिशकर्ता 3 शूटर के साथ कुल 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर बीती रात एक गंभीर खुलासा किया है। जानकारी के मुताबिक इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों के पास से 3 देसी पिस्टल, 5 कारतूस, एक बाइक, एक कार और 9 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि राजबल्लभ गोप उर्फ बलमा को मारने के लिए मुख्य साजिशकर्ता कुणाल उर्फ बसंत यादव ने सुपारी दी थी और उसने ही शूटरों को यह कहा था कि बलमा सफेद टी शर्ट में है। झारखंड हाईकोर्ट में फॉरेंसिक साइंस लैब में रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर एक बड़ी सुनवाई करते हुए जेपीएससी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया है। दरअसल हरि महतो की आपराधिक अपील पर सुनवाई के दौरान ये बात सामने आई थी कि फॉरेंसिक साइंस लैब से रिपोर्ट आने में अत्यधिक देरी हो रही है। आपको बता दें कि जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस पीके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने इस मामले को सुनवाई के दौरान फॉरेंसिक साइंस लैब में रिक्त पदों पर नियुक्ति में देरी होने पर नाराजगी जताते हुए जेपीएससी को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही अदालत ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि इन पदों पर नियुक्ति में देरी की वजह हर हाल में देनी होगी। तो वहीं सुनवाई के वक्त जेपीएससी की ओर से ये बताया गया कि जवाब तैयार है, हालांकि समय की कमी के कारण दाखिल नहीं किया जा सका। उधर आयोग ने मौखिक रूप से अदालत को ये अवगत कराया कि निदेशक पद के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है। बेरमो झारखंड से खबर है, जहां तेनूघाट अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इसमें विभिन्न अंचलों के पुलिस निरीक्षक और थाना प्रभारी शामिल हुए। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने सभी पदाधिकारियों को लंबित मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी दुर्गा पूजा को देखते हुए क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और अपराधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा। उन्होंने चोरी और छीनती जैसे मामलों को कंट्रोल करने पर जोर दिया, साथ ही लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की बात कही। तो देखिए, तेनूघाट में अपराध समीक्षा गोष्ठी बैठक आयोजित की गई है। बढ़ते हैं आगे। गढ़वा में कुख्यात अपराधी रवि तिवारी ने सोशल मीडिया पर हथियार के साथ वीडियो जारी कर प्रशासन को खुलेआम चुनौती दी है। वीडियो में उसने कहा है कि अगर प्रशासन उसके परिवार के साथ कुछ करता है तो वह बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने यह भी कहा है कि जो उसके साथ गलत करेगा उसके साथ भी वह गलत करेगा। इससे पहले 5 तारीख को रवि तिवारी ने गढ़वा थाना क्षेत्र में एक व्यवसायी के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है और रवि तिवारी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। छत्तीसगढ़ की खबरों का, जहां छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा के उपभोक्ता अब केवल ऊर्जा उत्पादक ही नहीं बल्कि ऊर्जा दाता भी बन रहे हैं। पीएम सूर्य घर
मुफ्त बिजली योजना जैसे महत्वाकांक्षी पहल के माध्यम से प्रदेश स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति के संकल्प को तीव्र गति से पूर्ण करने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित सौर ऊर्जा जागरूकता और प्रोत्साहन अभियान को संबोधित करते हुए ये बात कही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर सौर ऊर्जा के फायदों, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और इसके अंतर्गत मिलने वाली सब्सिडी के विषय में लोगों को जानकारी देने और जागरूक करने के उद्देश्य से सूर्य रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने 618 उपभोक्ताओं के खाते में प्रत्येक को 30,000 रुपए की दर से कुल 1.85 करोड़ रुपए की राज्यांश सब्सिडी का ऑनलाइन अंतरण किया है। हमारे प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को लेके 140 करोड़ भारतवासियों की रात और दिन चिंता कर रहे हैं। और इसका जिस तरह से पूरे विश्व में भारत का मान और सम्मान बढ़ा है, जिस तरह से आर्थिक रूप में लगातार देश प्रगति कर रहा है। 2014 के पहले जब उनकी सरकार थी, 10 वर्षों तक तो स्थिर हो गया था आर्थिक क्षेत्र में हमारा देश 10वें स्थान पर ही था। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद आज 11 साल में, पहले 10 साल में 5वें स्थान पर लाके खड़ा किए इकोनॉमी के क्षेत्र में। और जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 11वां साल हुआ तो आज चौथे नंबर में लाके खड़ा कर दिए। ये सब देश देख रहा है। जगदलपुर के सर्किट हाउस में एक कर्मचारी के साथ वन मंत्री केदार कश्यप द्वारा मारपीट के मामले को लेकर आज कांग्रेसियों ने बड़ा प्रदर्शन किया है और वन मंत्री केदार कश्यप के आवास का घेराव किया है। वहीं बड़ी संख्या में रायपुर स्थित बंगले के घेराव करने कांग्रेस पहुंची और नारेबाजी करते हुए पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश में लगे रहे। काफी देर तक कांग्रेसियों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी चलती रही और कांग्रेसी विरोध करते हुए बीच सड़क पर बैठकर विरोध करते रहे। तो वहीं मामले को लेकर कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव विकास उपाध्याय और संगठन के पदाधिकारियों ने मंत्री केदार कश्यप पर आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग करते रहे। साथ ही सर्किट हाउस के कर्मचारी को न्याय दिलाने लगातार विरोध करने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी जब उनके नेताओं के ऊपर में कोई आरोप सिद्ध हो जाता है, जब कोई ऐसी घटना जो साफ नजर आती है, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित करते हैं। कभी राजीव भवन में ईडी को भेज देंगे, कभी नेताओं के घर में ईडी को भेज देंगे, कभी ईडी दफ्तर में कांग्रेस के नेताओं को बुलाकर प्रेशराइज करेंगे। वो डराना चाहते हैं कि हम अपनी आवाज को दबा दें, लेकिन जनता की आवाज, जनता के साथ हो रहे अन्याय को हम उसकी लड़ाई को कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, हम उसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं और जब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा कांग्रेस पार्टी उसकी लड़ाई सड़क पर लड़ेगी। माखड़ी ब्लॉक के शासकीय स्कूलों में शिक्षक मनमानी करते हुए नियमों को ताक पर रखकर अपनी सुविधा के अनुरूप स्कूल का संचालन कर रहे हैं। शासन के आदेश के मुताबिक जिले के सभी एक पाली स्कूलों में सोमवार से शनिवार तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक नियमित समय तय किया गया है। इसके बावजूद कई शासकीय शालाओं में शनिवार को मनमाने ढंग से समय सारणी बदलकर सुबह 7:30 बजे से लेकर 10 बजे तक की कक्षाएं लगाई जा रही हैं। पड़ताल में खुलासा हुआ कि शनिवार को प्राथमिक शाला हीरावंडी, पूर्व माध्यमिक शाला हीरावंडी, प्राथमिक शाला बड़चौरा हीरावंडी, प्राथमिक शाला कटियार पारा, अनंतपुर प्राथमिक शाला क्षमतापुर, पूर्व माध्यमिक शाला क्षमतापुर और बालक आश्रम क्षमतापुर सहित कई स्कूलों में निर्धारित समय से पहले ही सुबह की पाली में पढ़ाई करवाई जा रही है। जब इस मामले पर संबंधित शिक्षकों से सवाल किए गए तो उन्होंने किसी भी प्रकार की जानकारी देने से परहेज किया। माखड़ी ब्लॉक के मंत्रीपारा बगबेड़ा स्थित प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले 19 बच्चों को शौचालय, बाउंड्री वॉल, पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। शौचालय के अभाव में बालिकाओं को काफी दिक्कत होती है। पढ़ाई के दौरान शौच के लिए घर जाने से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं बाउंड्री वॉल के नहीं होने से हादसे का खतरा बना रहता है। बच्चों को पानी के लिए सड़क पार कर मोहल्ले के हैंडपंप तक जाना पड़ता है। शिक्षकों ने अधिकारियों को अवगत भी कराया है, पर समाधान नहीं हो पाया।
भिवंडी के स्टीम वाटर प्लांट में क्लोरीन गैस रिसाव हो गया। इसकी शिकायत प्राप्त होते ही प्रशासन हरकत में आ गया है। जानकारी मिलते ही माननीय अतिरिक्त आयुक्त उप अभियंता पटनावर, अग्निशमन विभाग के कर्मचारी, मनपा का मुख्य आपातकालीन पक्षदल सुरक्षा अधिकारी और शांति नगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से मुख्य आपातकालीन कक्ष के कर्मचारियों ने प्लांट परिसर के चारों ओर सुरक्षा पट्टी लगाकर आवागमन रोक दिया। गैस रिसाव की वजह से टीएमसी के 5 कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। सभी प्रभावित कर्मचारियों को उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन के अनुसार वर्तमान में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और स्टीम वाटर प्लांट को फिर से शुरू कर दिया गया है। महाराष्ट्र से ही अगली खबर भी, जहां ठाणे में एक दर्दनाक हादसा हुआ जब लकी कंपाउंड बिल्डिंग की संरचना का एक हिस्सा गिर गया। इस घटना में 2 महिलाएं घायल हो गई हैं, जिनमें से एक 62 वर्षीय महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। मृतक महिला की पहचान नाहिद जैनुद्दीन जमाली के रूप में हुई है, जबकि घायल 26 वर्षीय महिला इल्मा जेहरा जमाली को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जर्जर हालात में लकी कंपाउंड बिल्डिंग की संरचना का एक हिस्सा गिर गया, जो लगभग 25 साल पुरानी है। शेष संरचना खतरनाक स्थिति में है। घटनास्थल पर मुंब्रा वार्ड समिति के सहायक आयुक्त, आपदा प्रबंधन अधिकारी, मुंब्रा अग्निशमन विभाग और आपदा प्रबंधन सेल के कर्मचारी ने इमारत के सभी कमरे खाली करा दिए हैं। इमारत को सील कर दिया गया है। निवासियों ने अपने रिश्तेदारों के साथ रहने की व्यवस्था की है। इस हादसे ने एक बार फिर पुरानी और जर्जर इमारतों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। दूसरी ओर ठाणे मनपा ने दीवा में अवैध इमारत को तोड़ने का काम लगातार किया है। दादरा नगर हवेली में दिन प्रतिदिन बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए दादरा नगर हवेली पुलिस जहां गंभीर बनी हुई है, तो वहीं लोगों को भी जागरूक करने का प्रयास कर रही है। इस संदर्भ में पुलिस मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक सचिन यादव ने बताया कि एक ही दिन में दर्जन भर क्राइम अपराध से जुड़े शिकायत दर्ज होना सुरक्षा के दृष्टिकोण से चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि यदि समय पर शिकायत दर्ज की जाए तो पीड़ित को फायदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि साइबर सेल से संबंधित अपराध में जारी नंबर 1930 पर संपर्क करें या जारी वेबसाइट पर शिकायत करें। उन्होंने सभी से अपील की है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना बैंक डिटेल्स, ओटीपी आदि ना दें। जल्दी सप्ताह में एक दिन सभी पंचायत में साइबर क्राइम से संबंधित जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों एवं कॉलेज में भी बच्चों को जागरूक किया जाएगा। और इसी के साथ स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।